Hello students, you are welcome in the series of rapid revision classes for the board exam. हम आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं विद द राइटिंग स्किल्स के हाउ टू राइट योर आंसर। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि कई क्वेश्चन बहुत सारे कॉमन हैं, सिंपली उनको कैसे लर्न करें, कौन सा सोल्यूशन उसके अंदर हमने लिखना है और कौन सा हमने अवॉइड करना है। उसी सीरीज के अंदर एक चैप्टर इसका नाम है एग्रीकल्चर, फोर्थ चैप्टर फ्रॉम योर ज्योग्राफी बुक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू डू द एग्रीकल्चर विच आर द क्लाइमेटिकल ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रो द क्रॉप्स। इस चैप्टर को हम दो पार्ट के अंदर डिवीजन करेंगे। पहले पार्ट के अंदर आपको ओनली हम बताएंगे कि आपके टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, और थर्ड वन व्हाट एफर्ट्स वर मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंड पार्ट के अंदर ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि ये जो क्रॉप्स हैं इनको कौन कौन सी ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिकल कंडीशन चाहिए जिसको हम इजीली प्रिपेयर कर लें। अब देखिए आपके पास जो कंटेंट है इस चैप्टर से, इस कंटेंट के अंदर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और क्रॉपिंग पैटर्न हमने दो ही पॉइंट देखने हैं। अगला है ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल कंडीशन टू ग्रो द क्रॉप्स। हमारे देश के अंदर बहुत सारी मेजर क्रॉप्स हैं, इन मेजर क्रॉप्स को हमने स्टडी करना है और एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आता है, वो एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चंस के मेन पॉइंट्स हैं आई विल टेल यू। अगला सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट, रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से एफर्ट्स लिए हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या होता है, बहुत सिंपल है। एग्रीकल्चर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एग्री जमा कल्चर। एग्री का मतलब होता है आपका लैंड, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। इट मींस व्हेन यू डू द कल्टीवेशन द लैंड फॉर प्रोड्यूसिंग द या टू ग्रो द क्रॉप्स, दिस इज नोन एज द एग्रीकल्चर। अब सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया और वहां के क्लाइमेटिकल कंडीशन और नीड्स ऑफ द पीपल डिसाइड कि यहाँ पे किस तरह का एग्रीकल्चर होगा। सबसे पहले जो हमारे पास एग्रीकल्चर आता है उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके दूसरा नाम भी है जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तीसरा नाम क्या है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे भारत के अंदर इसको झूमिंग भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट वन हमारे पास है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब है कि जहां पे आपकी लेबर इंटेंस ज्यादा होगी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और दुनिया की डिमांड के अनुसार एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा चेंज आया है जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम आउट कर सकता है, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, या स्लैश एंड बर्न, या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या इंटेंसिव एग्रीकल्चर से, कमर्शियल एग्रीकल्चर से। हम इसको आसान तरीके से प्रिपेयर करते हैं। हम क्या करते हैं, कंपैरिजन, इनको कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं जिससे हम इजिली एक को दूसरे के साथ मैच कर लेंगे और उसके काउंटर पार्ट को प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपके लिए इजी रहेगा। सबसे पहले सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो ओनली फॉर फैमिली नीड्स, मतलब आपका जो प्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव है अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करना। अब इस तरह का एग्रीकल्चर किस पे होगा, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे। इसका मतलब इसके अंदर जो फील्ड होगा बहुत छोटा होगा, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे होगा। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर कौन से मेथड यूज किए जाएंगे, क्योंकि फैमिली के लिए कर रहे हैं तो कम प्रोडक्शन है, तो इसके अंदर ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज होंगे। ट्रेडिशनल टूल्स में दो याद कर लो, जैसे होए हो गया, डोए हो गया, ये याद रखोगे। तीसरा डिपेंड्स ऑन द मॉनसून। ये किसके ऊपर डिपेंड है भाई, मॉनसून की, बिकॉज क्रॉप्स नीड टू द इरिगेशन। तो इरिगेशन इनके पास जो मेथड है वो क्या है, मॉनसून। इसके एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, अभी भी भारत के कुछ पार्ट के अंदर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे लिख दोगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्या बोलते हैं इसको, झूमिंग, और रेस्ट ऑफ कंट्री के अंदर इट हैज द डिफरेंट नेम्स। तो बड़ा आसान तरीके से हमने लर्न कर लिया कि subsistence agriculture to grow the crops only for the family needs. Second one, small patch of land, use the traditional tools of agriculture. और third point वो क्या बोल रहा है, depends on the monsoon for the irrigation. It means they not use the manual irrigation. सबसे लास्ट में आपने एग्जाम्पल जरूर लिखना है, एग्जाम्पल से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इंटेंसिव का मतलब होता है कि जहां पे इंटेंस लेबर हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे हाई पॉपुलेशन होगी। ऐसा कंट्री जहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, हाई पॉपुलेशन, और लेस क्या हो भाई, लैंड हो, इसका मतलब लैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे
क्या है, हाई लैंड, हाई पॉपुलेशन, और यहाँ पे लेस क्या लैंड है, इसलिए प्रोडक्शन का प्रेशर ज्यादा है। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इनका लेस लैंड क्यों है, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और इनहेरिटेंस लॉ की वजह से जो लैंड बड़े बड़े होते थे डिवाइड इनटू द फैमिली मेंबर होने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे स्मॉल लैंड ऑफ द रीजन क्या है, आप क्या लिखोगे, इनहेरिटेंस लॉ, जिससे किसी फैमिली के अंदर एक पेरेंट है, उसके 4 बच्चे हैं, तो उसका जो लैंड है वो 4 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। अगला इसके अंदर बोलोगे लेबर इंटेंस है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या भाई, लेबर इंटेंस है, लेबर ज्यादा यूज होती है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आप लिखोगे कि इसके अंदर बायो इनपुट डालते हैं। बायो इनपुट का मतलब ये है कि जैसे फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं डालते, क्योंकि उनको पता है अगर ये डालेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर इंपैक्ट डालेगा नेगेटिवली, इसलिए वो उसको मना करते हैं। बायो इंग्रेडिएंट में कैसे डालेंगे, जैसे मैन्यूरिंग करेंगे। मैन्यूरिंग का मतलब होता है कि आपका जो डंक है, गोबर की खाद या फिर अदर इनपुट को वो यूज करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है दुनिया में, जैसे जापान, क्योंकि यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लेस ज्योग्राफिकल एरिया है। यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश। आप एग्जांपल लिख सकते हो साउथ एशिया के किसी भी कंट्री का, जैसे पाकिस्तान हो गया। इवनली चाइना के अंदर भी ऐसा ही है, कुछ एरिया उसका ऐसा है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है और लैंड कम है, तो ये आप इसका लिख सकते हो। ज्यादातर एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है कंपैरेटिव बिटवीन सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ओनली फैमिली नीड्स। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो पर्पज ऑफ मार्केट है। यहाँ पे प्रोडक्शन क्या भाई, पर्पज ऑफ मार्केट, इसका मतलब वो मार्केट के अंदर उस प्रोडक्शन को सेल आउट करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, स्मॉल पैच, यहाँ पे लिख दीजिए बिग फार्म्स, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल पैच नहीं होते हैं, यहाँ पे बिग फार्म्स होते हैं। और ये ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, लैंड ज्यादा होगा, इसका मतलब बड़ी कंट्रीज के अंदर होगा। यहाँ पे ट्रेडिशनल नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे मॉडर्न इनपुट्स। क्या लिखोगे, मॉडर्न इनपुट्स। अब मॉडर्न इनपुट्स के अंदर वो क्या क्या बोलता है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर। पहला फ्लो चार्ट बना के लिखोगे HYV सीड्स, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल करते हैं, पेस्टिसाइड PCF। अगला आप इसके अंदर क्या लिखोगे, मॉडर्न टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो ट्रैक्टर हो गया या और इक्विपमेंट हो गए उनको ये यूज करते हैं, मॉडर्न टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे लास्ट के अंदर जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ये कहाँ पे होती है, बड़ी कंट्री के अंदर, आई टोल्ड यू अबाउट दैट, कनाडा के अंदर होगा, मैक्सिको के अंदर होगा, USA में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब बड़ा क्वेश्चन है क्या इंडिया में भी होता है, होता है। इंडिया के 3 प्लेसेस पे सबसे ज्यादा हो रहा है, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, और दूसरा वेस्टर्न यूपी के अंदर। यहाँ पे इस तरह का एग्रीकल्चर किया जाता है। तो बड़ा आसान तरीके से यू कैन कंप्लीट दिस आंसर। आपके 4 क्वेश्चन विद दिस स्लाइड हो गए हैं। पहले में 3 की कोई भी फीचर्स पूछी जा सकती है, कंपैरेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कमर्शियल एग्रीकल्चर को दूसरी नाम भी दिया गया जिसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है अ बिग फार्म इज अ सोन विद द सिंगल क्रॉप्स। जब एक बहुत बड़ा फील्ड एक ही क्रॉप्स के साथ सोन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे राइस हो गया, आपका कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, बनाना हो गया, या फिर शुगर केन हो गया, दिस इज नोन एज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अगला क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका क्रॉपिंग पैटर्न का। किसका है भाई, क्रॉपिंग पैटर्न। किसी भी क्रॉप्स को स्पेशल नीड्स ऑफ द क्लाइमेटिकल कंडीशन चाहिए, इसीलिए इन सारी क्रॉप्स को 3 पार्ट्स के अंदर बेसिकली इनकी क्लाइमेटिकल कंडीशन के अनुसार डिवाइड कर लिया। सबसे पहले इसके अंदर जो आता है खारिफ। खारिफ के सीजन के बाद आता है रबी, और दोनों सीजन के बीच में एक आता है जैद क्रॉप्स। क्या आता है, जैद क्रॉप। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कंपैरेटिव पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है इनकी क्रॉप्स के एग्जांपल बताइए। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा और आप इजीली उसको लर्न कर लोगे कि कौन सी रबी है, कौन सी खारिफ है, कौन सी जैद क्रॉप्स है। सबसे पहले आता है खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स का मतलब होता है, पहले तो एक एक लाइन इनके बारे में ये लिख लेते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, बहुत आसान हो जाएगा लिखना एग्जाम में। आप पहला पॉइंट इसके अंदर लिखोगे खारिफ क्रॉप इज द नॉन एज द मॉनसून क्रॉप। इसका मतलब जैसे एंट्री ऑफ मॉनसून होगी तो यहाँ पे क्रॉप सोन की जाएगी, इसको बोलते हैं मॉनसून क्रॉप्स। मॉनसून कब आता है, 1 जून, एक्सपेक्टेड डेट है, नॉट ए कंफर्मेशन। इसका मतलब इनका जो सोन सीजन है वो कब आएगा, जून एंड जुलाई, क्योंकि कुछ एरिया के अंदर जून में होगा, कुछ एरिया में जुलाई में होगा। इनको जब हार्वेस्ट किया जाता है तो लगभग 6 महीने, जून से 6 महीने ऐड करोगे, नवंबर आ गया, उससे पहले माइनस कर दीजिए अक्टूबर एंड
नवंबर, क्योंकि भारत के अंदर ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिकल कंडीशन डिफरेंट है, कहीं पे गर्मी ज्यादा है, कहीं पे कम है। इसका एग्जाम्पल क्या है खरीफ का? खरीफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिखिए राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, आपकी कॉफी, टी। इसके अलावा आप इसके अंदर लिखोगे कि आपकी ग्राउंडनट्स, और ऐसे तो लिखेंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी। इसका एक आसान फॉर्मूला निकालेंगे, वो आगे देखते हैं। जैद क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स को कंपैरेटिवली कर लो। मॉनसून क्रॉप्स इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको देखते हैं रबी क्रॉप्स को। रबी क्रॉप्स के अंदर वहां पे क्या लिखा हमने? मॉनसून क्रॉप्स। इसको आप लिख दीजिए रबी द नॉन एज द विंटर क्रॉप्स, क्योंकि विंटर जब भारत में स्टार्ट होता है तो तब इसको सोन किया जाता है। सोन मंथ क्या हो जाएगा? जब इसको काट रहे हैं, इसको कब काट रहे हैं? मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर, इसको ऊपर ले आइए। अब हार्वेस्टिंग कब करेंगे? उसको ऊपर ले आइए। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? जून। जून से पहले लगा लीजिए मई, एक महीना पहले चलता है, जैसे वहां पे हमने अक्टूबर किया था, मई एंड जून यहाँ पे हो जाएगा। इसकी क्रॉप्स कौन सी हैं? इसकी 4 क्रॉप्स जो सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। सबसे पहले याद रखिए आप व्हीट, जैसे अभी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर रेनफॉल हो रहा है, विच इज द गुड फॉर द व्हीट। व्हीट के साथ एक क्रॉप्स लगती है इसी के पैटर्न के अंदर, उसको बोलते हैं मस्टर्ड, सरसों। एक आप लिख दीजिए इसके अंदर पीस। बस 3 क्रॉप्स याद रखिए। 3 क्रॉप्स के अलावा मोस्ट प्रोबेबली सारी की सारी क्या खरीफ क्रॉप्स है। किसको छोड़ के? शुगर केन इज द नॉन एज द एनुअल क्रॉप्स। शुगर केन इज द नॉन एज द एनुअल क्रॉप्स। जैद क्रॉप क्या है? द क्रॉपिंग सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ। इसका मतलब ये रबी और खरीफ के बीच के सीजन का है। इसको बोलते हैं बेटे समर क्रॉप्स, क्योंकि यहाँ पे एंट्री किसकी हो रही है? समर की हो रही है। इससे बस आपको बहुत शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए होती है। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कुकम्बर इसमें आ सकता है, वाटरमेलन हो गया है, मस्क मेलन हो गया है, ठीक है ना। तो आप ये 3 एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब आपसे क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे क्रॉपिंग पैटर्न का एग्जाम्पल पूछेगा। मैंने बोला यहाँ पे 3 क्रॉप छोड़ दीजिए, व्हीट, मस्टर्ड एंड पीस। इसके अलावा सारी ऑलमोस्ट क्या है? खरीफ है ऑलमोस्ट। और उसके अलावा 3 क्रॉप्स, कुकम्बर हो गया आपका, वाटरमेलन, मस्क मेलन क्या है? जैद क्रॉप्स है। इनको शॉर्ट टाइम पीरियड क्रॉप्स भी बोला जाता है। अगला आज हमारी क्लास का टॉपिक है रिफॉर्म्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले आप एग्रीकल्चर का मीनिंग लिखोगे, मीनिंग लिखने के बाद आप लिखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर फेसिंग द क्राइसिस बिकॉज those people are involved in the agriculture sector, they are not able to produce as per their efforts। क्योंकि हमारी जीडीपी के अंदर सबसे लीस्ट शेयर किसका? एग्रीकल्चर का, अबाउट 20%। और एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा किसका है? प्राइमरी सेक्टर, विच इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में लगभग 44 to 50% पीपल इन्वॉल्व है। इसका मतलब 40 से 50% लोग ओनली भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 20%। इसलिए भारत सरकार ने सबसे पहले इंप्रूवमेंट किसकी बात की है? एग्रीकल्चर की। यहाँ पे 3 तरह के रिफॉर्म्स है। पहला आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, द रिफॉर्म्स विच आर द मेड बाय पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। दूसरे यहाँ पे जो रिफॉर्म्स आपने लिखने हैं वो आप लिखोगे टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है ऐसे रिफॉर्म्स जिसके अंदर हमने कोई टेक्निक यूज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, उसको बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। तीसरे आप इसके अंदर रिफॉर्म्स लिखोगे अदर। और जब ये क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप एग्रीकल्चर का मीनिंग लिखोगे, फिर लिखोगे व्हाई डू वी नीड द रिफॉर्म्स। ये मैं यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, पर आपने क्या करना है? एक्सप्लेनेशन ऐसे करोगे। अब आपसे पूछे इंस्टीट्यूशनल, बच्चा लिख देता है कि फार्मर्स आर गेटिंग द सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज द नोन एज द इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल गलत। मैंने बोला द रिफॉर्म्स विच इज द मेड बाय द इंस्टीट्यूशन विच इज द मेड बाय इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको इंस्टीट्यूशनल बोलेंगे। इसके अंदर आपको रिफॉर्म जो लिखने हैं, 3 रिफॉर्म लिखने हैं। सबसे पहले आप लिखोगे जमींदारी सिस्टम वाज अबॉलिश। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि सारा लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्यू पीपल, जिससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। इसकी वजह से कुछ लोगों के पास बहुत कम लैंड, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड। इसको क्या कर दिया गया? भारत सरकार ने अबॉलिश कर दिया, और अबॉलिश करने के बाद ट्रांसफर द लैंड टू द पीजेंट कर दिया गया। दूसरा प्रोग्राम भारत सरकार लेके आई लैंड कंसोलिडेशन। लैंड कंसोलिडेशन प्रोग्राम, लैंड कंसोलिडेशन प्रोग्राम क्या होता है? जिसके अंदर स्मॉल पैच ऑफ द लैंड को कनेक्ट कर दिया जाता है एक दूसरे के साथ, और उससे वो क्या बन जाएगा? बिग फार्म बन जाएगा। सपोज कीजिए पहला जो फील्ड है, किसी का भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए का है, दूसरा बी का है, तीसरा ए का, फोर्थ का बी है। सरकार क्या कहती है? लैंड कंसोलिडेशन में बी को ए के प्लेस पे शिफ्ट कर दो,
ए को बी के प्लेस पे शिफ्ट कर दो, ए और ए का लैंड बनेगा तो बड़ा लैंड हो जाएगा, बिग फार्म हो जाएगा, जो ज्यादा वाइबल है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जिसको पॉपुलरली हिंदी में चकबंदी बोलते हैं। चक का मतलब होता है लैंड, लैंड को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है लैंड सीलिंग एक्ट। सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट, इसका मतलब होता था अ पर्सन कैन ओन मैक्सिमम लैंड, एक पर्सन कितना मैक्सिमम लैंड ओनरशिप कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब है अ पर्सन कैन कंट्रोल हाउ मच लैंड। भारत सरकार ने डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर डिफरेंट लैंड लिमिट रखी कि एक पर्सन के पास इतना ही एकड़ लैंड हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर उसके पास उससे ज्यादा है तो गवर्नमेंट उससे क्या कर लेगी, कन्फिस्केट कर लेगी, और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उस लैंड को उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो किसके पास लैंड नहीं है। 3 पॉइंट्स याद रखने इंस्टीट्यूशनल के अंदर। द फर्स्ट वन इज द जमींदारी सिस्टम was abolished, second one is the land consolidation program, third one is the land ceiling act. If the question can be asked into 3 marks, what are the institutional reforms have been done to improve the agriculture sector? That time you have to write only these 3 points. 3 points आपने लिखने हैं। टेक्निकल रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि यू हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी। आप क्या यूज करोगे, टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्निक यूज करके क्या करना चाहते हो, इसका पर्पज क्या है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। आपको क्या करना है भाई, इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भारत के अंदर एक रिवोल्ट आया, उस रिवोल्ट का नाम है भाई ग्रीन रेवोल्यूशन। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है मॉडर्न मीन्स ऑफ द कल्टीवेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे हमने कमर्शियल एग्रीकल्चर में पढ़ा था, उसी तरह से हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया। हमने सबसे पहले HYB सीड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया जो ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं। साथ में हमने फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड जो हमने वहां पे भी पढ़े थे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यूज करने स्टार्ट कर दिए। हमने मैनुअल इरिगेशन स्टार्ट कर दी। मैनुअल इरिगेशन का मतलब होता है जब आपके क्रॉप्स को वाटर चाहिए उसको क्रॉप्स देना कैनाल के थ्रू, अंडरग्राउंड वाटर पंप सेट की हेल्प से। और तीसरा आप क्या लिखोगे, मॉडर्न टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमने यूज किया। ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर कब आया, 1966-67 में आया। पूरी दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में आया, भारत के अंदर जो लेके आए डॉक्टर स्वामीनाथन जी लेके आए। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ, सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन व्हीट के लिए आया था, फिर राइस के लिए आया, और इस प्रोडक्शन के अंदर भारत सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट की जिसको बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो गवर्नमेंट बिफोर द हार्वेस्टिंग सेशन से पहले एडवांस में अनाउंस कर देते हैं। इसका मतलब एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ इनकम करने के लिए MSP दिया जाता है। सबसे लास्ट में अदर्स। अदर्स में बहुत सारे हैं, तो मैं चाहता हूं आप कम से कम 5 पॉइंट्स अदर्स में लर्न कीजिए और सबसे लास्ट के अंदर एक पॉइंट लिखिए, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अदर्स के अंदर देखिए क्या आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट हैव टेकन द नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्विसेज एंड मोटिवेशन टू द इंडियन फार्मर। सबसे पहले इसके अंदर लिखोगे एक स्कीम का नाम है PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। द फार्मर इज द डाइड ड्यू टू एनी कॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट उसको क्या देगी, कॉम्पनसेशन देगी। उसके अलावा आप लिखोगे ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इससे क्या होगा, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर रिसर्च किए जाएंगे जिससे हम क्या कर सकें, अच्छे से अच्छे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड बनाए जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े। उसके अलावा एक लिखोगे KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, विच प्रोवाइड द लोन एट द चीपर रेट टू द फार्मर। उसके अलावा ग्रामीण बैंक्स भी यहीं पे लिख देना, ग्रामीण बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं विच प्रोवाइड द लोन टू द फार्मर एट द चीपर रेट। ये 3 लोन फैसिलिटीज हैं फार्मर के पास। उसके अलावा अभी आप लिखोगे कि गवर्नमेंट हैव टेकन द इनिशिएटिव, गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव दिया एंड टू प्रोवाइड द पेंशन टू फार्मर्स। ये पॉइंट आपने जरूर लिखना है, पेंशन फॉर फार्मर्स। फार्मर्स को गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, पेंशन प्रोवाइड करेगी, और इसमें जो पेंशन दी गई है वो 6000 रुपीज पर ईयर है, और इसको जो दिया गया है वो 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 4 मंथ के इंटरवल पे। एक और आप लिखोगे कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट मेड ए 3 एग्रीकल्चर बिल्स फॉर द पर्पस टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स टू मेक एग्रीकल्चर एज ए प्रॉफिटेबल, पर फार्मर ने इसका लॉन्ग लास्टिंग अपोज किया और फाइनली गवर्नमेंट इसको रिपील करना पड़ा। तो दिस आर द एफर्ट्स मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आज की क्लास के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हुए, फर्स्ट वन डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सिस्टेंस
intensive and commercial agriculture. Second one, different cropping pattern, Kharif, Rabi and Zaid. Third one, what efforts were made by Indian government to improve the agriculture sector. तो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास जो प्योरली होगी ओनली अबाउट द क्रॉपिंग होगी. इस तरीके से आपको कराया जाएगा. यू विल नॉट फॉरगेट अबाउट द डेटा, अबाउट द क्रॉप्स. कोई भी क्रॉप्स आए इजिली यू कैन फ्रेम आउट योर आंसर. थैंक यू.